हेलो स्टूडेंट्स, पंकज सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का छठा और अंतिम चैप्टर प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन चैप्टर का पहला क्लास पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसका क्या उपयोग है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, वनों के महत्व, वनों का संरक्षण, वन विनाश के कारण आदि प्रश्नों का और इनसे जुड़ी तमाम जानकारियां विस्तार पूर्वक ग्रहण करेंगे। आइए, पहला है टॉपिक कि संसाधन क्या है। संसाधन क्या है? तो वे साधन हम लोग जान सकते हैं कि वे साधन जिनका उपयोग हम सभी करते हैं तथा जिसके द्वारा हम जीवन यापन करने में सक्षम हो पाते हैं संसाधन कहलाता है। संसाधन कहलाता है। अब है कि संसाधन यानी वे साधन जिनके द्वारा हम जीवन यापन संभव हमारा होता है, हम इस प्रकृति में अपने आप को जीवित अवस्था में रख पाते हैं, जीते हैं, वैसे साधन को संसाधन कहते। अब संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। यहां पर हम लोग प्राकृतिक संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान है कि वे संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दिया है, वे संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। और जो मानव ने निर्माण किया है, मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन है, वो मानव निर्मित संसाधन है। क्योंकि हम लोग यहां प्राकृतिक संसाधन पढ़ रहे हैं, तो प्राकृतिक संसाधन में भूमि, मृदा, जल, हवा, है ना, वन्य प्राणी, वृक्ष, जो कि हम वन लिखे भी हैं, आदि जो प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा हम सभी जीवों को दिया गया है जीने के लिए, जिसके द्वारा हम इस धरा पर, इस प्रकृति में अपना जीवन यापन करते हैं, जीवित अवस्था में अपने आप को पाते हैं, लाइव मोड में रहते हैं, वैसे साधन को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। और जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन है, वो प्राकृतिक संसाधन हो गया। अब आइए कि बिना भूमि, मृदा, जल, हवा, वन्य प्राणी, सूर्य प्रकाश, ये सब जो भी है, इसके बाद खनिज संसाधन भी हैं। हम लोग भूगोल जब पढ़ने लगेंगे तो संसाधन के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। अगर
खनिज संपदा भी जो है, चाहे वो धातु हो, कोयला है, पेट्रोलियम है, खनिज तेल है, डीजल है, केरोसिन है, सबका सब क्या है? संसाधन है, जिसके द्वारा हमारा जीना आसान होता है, हम जी पाते हैं। अब है कि इसके बिना हम रह नहीं सकते। मान लीजिए जल नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं, जल ही जीवन है। बिना जल के हमारा जीवन संभव नहीं है। मृदा, मिट्टी में ही हम अपना भोजन का उत्पादन कर पाते हैं। पेड़ पौधा हमारे लिए ऊर्जा, ऐसे तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, लेकिन सूर्य सौर ऊर्जा को पेड़ पौधा अपने में स्टोर करता है और उसको जब हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो हम लोगों के शरीर में वह ऊर्जा आती है और जैविक क्रियाओं के संपादन के साथ साथ हम शारीरिक क्रिया, भौतिक क्रिया कहिए, कोई भी काम हम कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए जो भी प्रकृति प्रदत्त संसाधन है या मानव निर्मित संसाधन है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हवा के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं, है ना। तो हवा का भी शुद्ध होना, संरक्षित रखना, वन के महत्व के बारे में अभी इसी क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वन और वन्य प्राणी, वन हमारा प्रमुख हम सफर है, साथ साथ चलने वाला है। वन से हमें बहुत कुछ मिलती है, क्या मिलती है उस पर भी बात करेंगे। वन्य प्राणी, देखिए इस प्रकृति में वन्य प्राणी हो या कोई भी जीव हो, उसका रहना जरूरी है, नहीं तो फिर प्रकृति में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी और हमारा जीवन क्या होगा? दुष्कर हो जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए प्रकृति के एक एक पदार्थ को, एक एक साधन को, एक एक संसाधन को, एक एक जीव को रहना जरूरी है और हम विवेकशील प्राणी हैं। इसलिए हम मानवों का ये कर्तव्य है कि उसको संरक्षित, उसको सुरक्षित कैसे रख सकें, है ना। इसके बाद है वृक्ष, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जो भी भोजन ग्रहण करते हैं सबका सब कहां से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कि सर सब कुछ अगर पेड़ पौधों से प्राप्त होता है तो दूध हमें कहां से मिलती है, पेड़ा कहां से मिलता है, मिष्टान कहां से मिलता है, रसगुल्ला कहां से मिलता है? आप जानिए कि वो भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। कहिए कैसे? अगर गाय हमें दूध देती है तो गाय क्या खाती है? गाय जब तक हरा चारा नहीं खाएगी, यानी पेड़ पौधों पर निर्भर नहीं रहेगी, तब तक वो जीवित नहीं रह पाएगी और वो जब जीवित नहीं रहेगी तो हमें दूध नहीं प्राप्त होगा और दूध जब प्राप्त नहीं होगा तो दुग्ध उत्पाद जो है, जिस पर कि जैसे कोई भी मिष्टान हो, पेड़ा हो, रसगुल्ला हो, जो भी उससे बनता है, पनीर हो, वो फिर हमें कहां से मिल पाएगा? इसलिए प्रकृति में हर एक जीव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारा वो कर्तव्य होता है कि हम उसे सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। अब आइए कि अपशिष्ट प्रबंधन क्या है। बहुत ही व्यापक इसका अर्थ है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अपशिष्ट है क्या। अपशिष्ट का मतलब अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वेस्ट मटेरियल, बेकार पदार्थ को ही अपशिष्ट कहते हैं। अब है कि वह जो बेकार पदार्थ हम कोई भी उपयोग करते हैं, मान लीजिए सब्जी लाए तो सब्जी का जो छिलका है वो बेकार पदार्थ हो गया। मान लीजिए हम बाजार से कोई सामान खरीद करके लाते हैं और उसके साथ एक पॉलीथीन मिल जाता है तो वो अपशिष्ट हो गया।
मवेशी को अगर पुआल खिलाते हैं एज ए चारा, तो खाकर वह जो छोड़ देता है वह बेकार पदार्थ है, वो अपशिष्ट हो गया, है ना। इस तरह से घर में ही खाना बनता है तो जो भोजन हम कर लिए वो तो ठीक है, अगर जो भोजन बच जाता है जिसको बासी भोजन कहते हैं वो अपशिष्ट हो गया। अब है पेड़ पौधों से भी अपशिष्ट प्राप्त होता है, जैसे उसका छाल नीचे गिर जाता है, पत्ती गिरता है, टहनी गिरता है, ये सब उसका अपशिष्ट हुआ। फसल उत्पादन ही करते हैं तो फसल पौधों से फसल यानी अनाज का दाना हम प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बाद जो उसका भूसी चोकर चुन्नी जो भी है वो क्या है, अपशिष्ट है। पेड़ पौधे का जो डंठल है, फसल का जो डंठल है, वो सब क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। इसके साथ साथ सिर्फ यही अपशिष्ट नहीं है, हम धातु का भी उपयोग करते हैं, मेटल्स का भी उपयोग करते हैं धातु से बनी बहुत सारा वस्तु का हम उपयोग करते हैं। उपयोग करने के बाद वह क्या होता है, जंग लग गया, संक्षारित हो गया, उसके बाद या मान लीजिए कोई बर्तन ही उपयोग करते हैं, वो फूट जाता है, टूट जाता है, तो उस स्थिति में जो बचता है वह क्या है, अपशिष्ट है, वेस्ट मटेरियल है, बेकार पदार्थ है। तो प्रकृति में असंतुलन की स्थिति पैदा करती है, प्रदूषण पैदा करता है, पॉल्यूशन पैदा करता है, पॉल्यूशन उत्पन्न करता है, और जो हमारे लिए हवा, जल, मृदा, तीन चीज जो जिस पर कि हमारा जीवन निर्भर करता है, उनको प्रदूषित करने का काम करता है। उसमें जो अवांछनीय पदार्थ है उसमें वृद्धि कर देता है। वायु है तो वायु का भी निश्चित रेशियो होता है। मान लीजिए कि वायु में क्या क्या है, वायु में ऑक्सीजन है लगभग 21%, नाइट्रोजन है 78%, CO2 है 0.03%, और अदर गैसें हैं जो रेस्ट बच जाता है, अदर गैसेस है इसमें, है ना। तो सबकी मात्रा निश्चित है, लेकिन अपशिष्ट पदार्थों की वजह से उसके मात्रा में क्या होता है, वृद्धि या कमी हो जाती है। वो स्थिति प्रदूषण कहलाता है। अगर वायु में इस तरह से कमी आया तो वायु प्रदूषण कहलाएगा। जल में भी अगर इस तरह से कुछ कमी आ जाता है या उसमें वृद्धि हो जाती है तो उस स्थिति को भी प्रदूषण कहते हैं। मृदा में भी 16 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, कुछ बृहद पोषक तत्व हैं, और जितनी जिसकी मात्रा होती है, होनी चाहिए, अगर उसमें वृद्धि या कमी हो गई तो उस स्थिति को मृदा प्रदूषण कहते हैं। तो अपशिष्ट प्रबंधन के द्वारा यानी उस कचरे को किस तरह से उसका मैनेजमेंट हो, किस तरह से उसका प्रबंधन हो, ताकि पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति पैदा ना हो, संसाधन की कमी ना हो, हमें किसी चीज का फिर भविष्य में कमी ना हो, इससे बचने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन होना बहुत ही जरूरी है। और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बिल्कुल याद रखने का आसान तरीका है, 3R पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? 3R पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। पहला है रिड्यूस, रिसाइकिल, दूसरा और तीसरा है रीयूज। तो पहला है रिड्यूस, हिंदी में उसको कमी कहते हैं। हमें जितना कोई भी साधन, कोई भी संसाधन जितना उपयोग करना है, जितनी आवश्यकता है, हो सके उसमें थोड़ा सा कमी भी ला करके, बिना मतलब का उपयोग नहीं करके भी हम अपशिष्ट प्रबंधन कर सकते हैं, संसाधन का उपयोग सही तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए
पानी ही है, हम उसका उपयोग करते हैं। मान लीजिए कि 1 बाल्टी पानी में हमको स्नान करने की आवश्यकता है और हम उसको क्या कर दिए, 2 बाल्टी 4 बाल्टी से स्नान किए, तो 1 बाल्टी की जगह जो हमने 4 बाल्टी इस्तेमाल किया तो 3 बाल्टी तो व्यर्थ चला गया। जो काम हम 1 बाल्टी पानी से कर सकते थे उसके जगह पर हमने क्या किया, 3 बाल्टी पानी का उपयोग किया और 3 बाल्टी जो है वो बेकार पानी हम यूज कर दिए, बेकार जो है खर्च कर दिए। पानी हम बना नहीं सकते, जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी अगर हम विवेक से काम नहीं लेंगे, सही तरीके से अगर उपयोग नहीं करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारे सामने संसाधन की कमी हो जाएगी। तो अपशिष्ट प्रबंधन में सबसे पहला चीज है रिड्यूस, यानी जो भी साधन हम उपयोग कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कमी लाएंगे, भविष्य की आवश्यकताओं को के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए। दूसरा है पुनर्चालन, रिसाइकल, है ना। क्या है, रिसाइकल। कोई भी पदार्थ को पुनः चक्रण के द्वारा प्राप्त कर लेना, जैसे जल ही है तो जल चक्र के माध्यम से जल का, जैसे जल चक्र क्या है, वाटर साइकिल क्या है, जल चक्र, वाटर साइकिल। हम क्या करते हैं, कोई भी जल का उपयोग कर लिए, जल को खुले में छोड़ दिए, सनलाइट पड़ा, वेपर बन गया, वाष्प बन करके चला गया आसमान में और आसमान से फिर क्या होता है, संघनित होता है और वर्षा जल की बूंदें टपकने लगती है और फिर से जमीन पर क्या होता है, जल हमें प्राप्त हो जाता है। तो अपशिष्ट, ये तो जल की बात हुआ कि हम जल का, अच्छा ये तो हो गया जल चक्र। जैसे जल ही नाला में या बहुत सारा जो है कचरा के माध्यम से मल जल सब त्याग कर देते हैं, उसका क्या होता है, रिसाइकल होता है, मशीन के द्वारा फिर से उस पानी को शुद्ध करके और सप्लाई कर दिया जाता है और उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके माध्यम से भी हम अपशिष्ट का प्रबंधन कर सकते हैं। आगे है पुनर्उपयोग, रीयूज। तो रीयूज कैसे करेंगे, प्लास्टिक का बोतल देखते हैं, कुछ धातु का भी कचरा जहां तहां फेंका होता है, लोग चुनने वाला आता है, चुन करके ले जा करके कबाड़खाना में दे देता है और कबाड़खाना के माध्यम से वो फैक्ट्री तक पहुंच जाता है और फिर से उसको क्या किया जाता है, उपयोगी वस्तु का निर्माण कर दिया जाता है और फिर हम उसका उपयोग करते हैं। तो जो कचरा जहां तहां अपशिष्ट फेंका था, जिससे वायु प्रदूषण भी होता, जल प्रदूषण भी होता और मृदा प्रदूषण भी होता, और अगर हम उसका रीयूज कर लिए तो 2 फायदा हुआ, एक तो प्रदूषण रुक गया और दूसरा जो संसाधन स्टोर में है उसके जगह पर हम जो यूज किए फिर से उसका उपयोग कर लिए। तो एक तो संसाधन का बचत हुआ और दूसरा जो वो जहां तहां प्रकृति में फेंका था और उससे जो नुकसान होता, उससे जो प्रदूषण उत्पन्न होता या खतरा उत्पन्न होता, हम उससे भी क्या हुए, अपने आप को बचा लिए। तो इस प्रकार से 3R के माध्यम से रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, कमी, पुनर्चालन और पुनर्उपयोग के माध्यम से हम अपशिष्ट का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके साथ साथ गीला कचरा जो है उसका हम अगर उसको जमीन में गाड़ दिए तो उससे क्या प्राप्त हो जाता है, फर्टिलाइजर प्राप्त हो जाता है और उसको अगर हम खेत में डाल दिए तो कचरा का, ये अपशिष्ट का प्रबंधन भी हो गया, कचरा का प्रबंधन भी हो गया और उससे हमें खाद भी मिल गया, उत्पादन भी ज्यादा हो गया। जो सूखा कचरा है उसके बारे में भी हम लोगों ने सीखा कि उसको फिर से
उपयोगी वस्तु का निर्माण कर दीजिए और उसका उपयोग हम लोग कर लेंगे। तो ये सब रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, कमी, पुनर्चालन और पुनर्उपयोग, ये 3 ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा हम आसानी से अपशिष्ट प्रबंधन कर सकते हैं और प्रकृति में जो असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है, जो खतरा हो सकता है, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। आगे देखेंगे कि वन के महत्व को लिखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जंगल, वन हमारे लिए महत्वपूर्ण है किस प्रकार से। जंगल से हम लकड़ी प्राप्त करते हैं, ईंधन प्राप्त करते हैं, इसके साथ साथ वृक्ष का क्या कार्य है, वर्षा भी करवाता है। उससे भी महत्वपूर्ण कार्य है कि हमें प्राणवायु, ऑक्सीजन देने का काम करता है। जो हम क्या करते हैं, श्वसन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, है ना, वो कोशिका के अंदर प्रवेश करके और भोजन को तोड़ने का काम करता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऑक्सीजन रहेगा नहीं तो हम लोग लेंगे कहां से। तो ऑक्सीजन हमें प्राणवायु वन के द्वारा, वृक्ष के द्वारा मिलती है और उसके साथ साथ लकड़ी, कीमती लकड़ी, और उस लकड़ी का फिर उपयोग हम लोग किस में करते हैं, बहुत सारे उपयोगी वस्तु बनाने में, जिससे हमारा जीवन जीना आसान हो जाता है। घर में ही ले लीजिए, खिड़की, दरवाजा, सोफा, दीवान, कुर्सी, टेबल से लेकर के बहुत सारी उपयोगी वस्तुओं का निर्माण हमने किसके माध्यम से करते हैं, लकड़ी के माध्यम से करते हैं। वन के द्वारा, वृक्ष के द्वारा ताप नियंत्रित किया जाता है। कैसे? तो वृक्ष क्या करता है, CO2 को ग्रहण करके O2 में बदल देता है। तो CO2 से ग्रीन हाउस गैसें हैं, इससे ताप में वृद्धि होती है ना। तो इसको ये ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करके ऑक्सीजन हमको दे देता है। बताइए, तो ऑक्सीजन हम लोग श्वसन क्रिया में लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो जो हम छोड़ देते हैं, जो हमारे लिए हानिकर है, वो इसके लिए फायदा करता है वृक्ष को, और वृक्ष उसके बदले में हमें क्या देती है, ऑक्सीजन देती है। तो वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारा प्रमुख हमसफर है, हमारा जिंदगी जीने के लिए हमारा साथ देता है, सच्चा मित्र है कोई, तो वो क्या, कौन है, वृक्ष है। बताइए, कोई संसार में ऐसा मित्र है जो हमको ऑक्सीजन दे सकता है? और अगर दे सकता है तो वो वृक्ष ही दे सकता है। आइए, तो वन के महत्व जो है, पहला है कि वन पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ मानवों की मूल आवश्यकता, मानव का मूल आवश्यकता क्या क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, तो वो देने का काम कौन करता है, वन करता है। जैसे आवास निर्माण सामग्री, बहुत सारी बातें अभी हमने कहा, खिड़की, दरवाजा, सब कुछ लकड़ी से प्राप्त होता है, और वो लकड़ी हमें कहां से प्राप्त होता है, वन से प्राप्त होता है। ईंधन, जलावन जिसको बोलते हैं, जल भी इससे प्राप्त होता है, क्योंकि ये बारिश करवाता है, बारिश को अब खींच करके अपनी ओर लाता है ना। जल चक्र में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, इससे भोजन भी प्राप्त होता है। कहने का मतलब, मानव का जो मूल आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, सब कुछ हमें कहां से प्राप्त होता है, वन से प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो आपूर्ति करता है, हमें उपलब्ध करवाता है। वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है। अब है कि मृदा अपरदन है क्या, मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, चाहे वो हवा के द्वारा उड़ करके चला जाए या जल के द्वारा बह करके चले जाए, चले जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। लेकिन वन उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। कैसे? तो वृक्ष
के जड़ों द्वारा, मान लीजिए ये वृक्ष है तो इसका जो जड़ है ना, ये जड़ जो है क्या करता है, मिट्टी के कण को पकड़े रहता है। क्या करता है, पकड़े रहता है और उसको बहने नहीं देता है, जल के द्वारा, वायु के द्वारा उड़ने नहीं देता है ना। तो वन मृदा अपरदन को रोकता है। मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर मृदा उड़ जाएगा, मृदा बह जाएगा तो हम फसल का उत्पादन कहां करेंगे, है ना। तो वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है। जल चक्र के पूर्ण होने में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिस पर अभी हमने चर्चा किया, है ना, कि जल चक्र, वाटर साइकिल, जल का हम उपयोग किए, जल चला गया कहां, वातावरण में। सूर्य प्रकाश पड़ने के बाद वह फिर उड़ करके कहां चला गया, भाप बन करके आसमान में, और वहां से फिर संघनित होता है, और संघनित होकर के जल की बूंदें नीचे गिरता है, जिसको वर्षा कहते हैं। तो ये वर्षा कराने में भी वन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वनों द्वारा वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। जिस इलाके में वन है, जिस क्षेत्र में जंगल है, वहां पर वर्षा अधिक होती है। जंगल यानी वन, वृक्ष वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। वनों द्वारा वातावरण के ताप में कमी आती है। अभी हमने चर्चा किया कि वृक्ष CO2 ग्रहण करता है, और CO2 ग्रहण करके ऑक्सीजन मुक्त करता है पर्यावरण में, और उस ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, प्राणवायु के तहत ग्रहण करते हैं। और वातावरण में अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, अभी जो वर्तमान में 0.03 से 0.04% है, अगर इसमें अगर वृद्धि हो जाएगी, इसमें इसकी अगर मात्रा बढ़ जाएगी, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और बढ़ने से कौन बचाता है, वृक्ष बचाता है। आगे आइए कि आखिर वन क्षेत्र में कमी आ गया, वन क्षेत्र में कमी आ गया, इसके क्या कारण है, क्या हुआ जो वनों में कमी हो गया। तो सबसे पहला कारण है जनसंख्या में वृद्धि। आजादी के वक्त ही अपने देश की ही बात करें तो उस समय मात्र 40 करोड़ आबादी थी। आज अगर 2023-24 की बात करते हैं तो 140 करोड़ आबादी है, से भी अधिक आबादी है। तो सबों को रहने के लिए जगह चाहिए, मकान चाहिए, उत्पादन करने के लिए जमीन चाहिए, जलावन के लिए लकड़ी चाहिए, मकान बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, है ना। और इन सब की प्राप्ति करने के लिए क्या हुआ, वनों की कटाई की गई, वन समाप्त कर दिया जा रहा है धीरे धीरे करके। लोग अगर घर बनाएंगे जंगल को साफ करके, खेती करेंगे जंगल को साफ करके, है ना। ईंधन प्राप्त करना है, लकड़ी प्राप्त करना है, तो भी जंगल से लकड़ी काट करके ये लोग कर रहे हैं। तो जनसंख्या में वृद्धि के कारण वन में क्या हुआ, कमी आया। दूसरा है शहरीकरण, शहर का निर्माण किया गया। आज जो भी शहर है वहां पहले क्या था, शहर से पहले गांव था, और गांव से भी पहले क्या था, जंगल था, है ना। तो जंगलों को साफ करके शहर बनाया गया, है ना। वहां पे औद्योगिकरण, फैक्ट्री की स्थापना कहां किया गया, सुनसान जगह पर, निर्जन जगह पर, जहां क्या था, जंगल था, जंगल को साफ करके वहां पर फैक्ट्री लगाया गया वस्तु का उत्पादन करने के लिए, है ना। तो वनों में जो कमी का प्रमुख कारण जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकरण। अब है कि विकास के कार्य में लकड़ी की मांग में उत्तरोत्तर वृद्धि। विकास का काम, मकान निर्माण करना, उसमें लकड़ी चाहिए, है ना।
अगर आप जैसे अब तो सीमेंट का भी रेलवे लाइन में जो देखते हैं स्लीपर जो लगाया जाता है, अब तो सीमेंट कंक्रीट का लगाया जाता है, लेकिन पहले लकड़ी का लगाया जाता था। तो इन सब कार्यों में लकड़ी की मांग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और वह लकड़ी प्राप्त करने के लिए क्या हुआ, जंगलों को साफ कर दिया गया। सड़क मार्ग निर्माण किया गया, जंगलों को साफ करके सड़क बना दिया गया। रेल मार्ग निर्माण किया गया, तो वन को, जंगल को साफ करके किया गया। इन सब कारणों से क्या हुआ, वनों में कमी आ गया। पशुचारण, पशुओं को छोड़ देता है लोग, जंगल की ओर भेज दिया, और अति पशुचारण से क्या हो रहा है, जंगलों, वनों में कमी आ रही है। तो इन सब कारणों से जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकरण, विकास के कार्य में लकड़ी की मांग में उत्तरोत्तर वृद्धि, सड़क मार्ग निर्माण, रेल मार्ग निर्माण के कारण क्या हुआ, पशुचारण के कारण क्या हुआ, वन क्षेत्र में कमी आया है। आगे है कि अब तो कमी आ गया, वन का महत्व भी हम लोगों ने देखा कि बिना वन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, हमारा जीवन संभव नहीं है। तो ऐसे में वन संरक्षण, वनों की सुरक्षा, वनों का बचाव करना बहुत क्या है, जरूरी है। ऐसे में है ना, क्या क्या उपाय हो सकते हैं वन संरक्षण के, वन को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए। तो सबसे पहला उपाय है कि जो भी वन बचा हुआ है, वन क्षेत्र, उसको संरक्षण उसका कीजिए, उसकी सुरक्षा कीजिए, उसको बचाइए। दूसरा कि वनों की कटाई को विवेकपूर्ण बनाना। विवेकपूर्ण बनाना मतलब विवेक के द्वारा आप उसका उपयोग कीजिए। जो लकड़ी वृक्ष सूख गया है, प्रौढ़ा हो गया है, उम्र उसका पूरा हो गया है ना, जो वृक्ष सूख गया है, मर गया है, ऐसे वृक्षों की ही कटाई करिए। जितना उपयोग है उतना ही कीजिए, और भविष्य की आवश्यकता को भी ध्यान में रख करके कीजिए, है ना। वो हुआ वनों की कटाई को विवेकपूर्ण बनाना। इसके अंतर्गत ये सब काम आप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, वन संरक्षित रह सकता है। बंजर तथा प्रतिभूमि। बंजर भूमि किसको कहते हैं, अनुर्वर, जहां पर की फसल उत्पादन नहीं होता है। प्रतिभूमि जो खाली छोड़ा हुआ भूमि है, पर सघन वृक्षारोपण करके के कार्यक्रमों को संचालन करके, यानी फिर से वन उगा करके, वन लगा करके, वृक्ष लगा करके, जंगल लगा करके हम लोग वन संरक्षण कर सकते हैं, उसकी मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। जनता में जागरूकता पैदा करके, लोगों को वन के महत्व को बता करके, वृक्ष के महत्व को बता करके, है ना, वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करके भी हम वन की सुरक्षा कर सकते हैं, वन संरक्षण कार्यक्रम कर सकते हैं। लोगों को बताना होगा कि एक मानव अगर जन्म लिया इस धरती पर तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और वो ऑक्सीजन हमें कहां से मिलता है, वृक्ष से मिलता है। इसलिए घर में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो परिवार के अन्य सदस्यों का यह दायित्व होना चाहिए कि कम से कम आप एक वृक्ष लगा दें। जितने लोग हैं, अगर 140 करोड़ अगर आबादी देश की है, अगर सब लोगों ने ठान लिया कि हमें एक वृक्ष लगाना है अपने जीवन में, तो 140 करोड़ वृक्ष लग जाएगा, और उसके द्वारा हमें ऑक्सीजन दिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को समाप्त किया जाएगा उसके द्वारा, वृक्ष के द्वारा। तो ये सब लोगों में जागरूकता पैदा करके, जानकारी पैदा करके, वन का और वृक्ष का महत्व बता करके हम वन संरक्षण कार्यक्रम कर सकते हैं, जंगलों को बचा सकते हैं, जो हमारे लिए काफी क्या है, महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम लोगों ने संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन का महत्व क्या है ना, अपशिष्ट प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, वनों का महत्व,
वन विनाश का कारण और वन संरक्षण के उपायों को देखा। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।